पंखा नहीं, को कूलर नहीं, को लाइट नहीं, पकड़ काम जाऊँ नहीं अभी तक मतलब पूरी जिंदगी में लाइट डिटी को नहीं, पानी मिठो नहीं आई उधर, बेटा पानी तो सिक लो। रेगिस्तान जहां सूरज आग बरसाता है और पत्थरों को पिघला देता है, जहां रातें इतनी ठंडी होती हैं कि हड्डियों को चीर कर जाती हैं, जहां रेत के तूफान चेहरे को काटते हैं और हर सांस प्रकृति के खिलाफ एक जंग सी लगती है। यहाँ पानी सपना नहीं, भ्रम है, मिराज। लेकिन फिर भी हजारों साल से इंसान यहाँ टिका हुआ है। हजारों साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के निशान इसी सहरा के नीचे हैं। कौन कह देगा कि ये जो सहरा आप देख रहे हैं ये कभी समंदर हुआ करता था। ओ केसरिया बालम हो जोड़ीरा बालम, आओ नी पधारो सा, आओ नी पधारो मारे देश देश रे। ये सिर्फ रेगिस्तान नहीं बल्कि जिंदा रहने की सबसे सख्त परीक्षा है। 63.8 डिग्री सेल्सियस। माइक हमारे डेड हो चुके हैं, कैमरा पता नहीं कितनी देर तक अभी चलेगा। तो इस बार देश के सबसे गर्म और सबसे सूखे इलाके में हम यही जानने आए हैं कि वो जिद कैसी है जो इंसान को हजारों सालों से यहाँ टिकाए हुई है। वो कौन से सर्वाइवल हैक्स हैं जो इतनी गर्मी में भी यहाँ लोगों को जिंदा रखते हैं, और कैसा है ये रेगिस्तान, कैसी है ये निर्जन ज़मीन जो देखने में तो बंजर लगती है लेकिन यहाँ बहुत कुछ फलता फूलता है, सहेजा हुआ है। ये है द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, दुनिया का वो रेगिस्तान जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, यानी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। पानी तो हमने ले लिया था, साथ में हमने ये कैंपर खरीद लिया था ताकि पानी ठंडा रहे, और जहाँ पे पानी ना मिले तो हम एटलीस्ट 5 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, इतना तो स्टोर करके चलेंगे। दूर दराज में जब पानी ना मिले तो हमारे पास पानी होना चाहिए। अगर ये हीट सरवाइव कर ली तो मुझे लग रहा है दिल्ली वापस जाके तो मौसम ठंडा ही मिलेगा। मतलब आज 50-51 डिग्री सेल्सियस से सामना होने वाला है। अरे बोले तो मिठो लागे, हंसे तो भलो लागे, बोले तो मिठो लागे, हंसे तो भलो लागे, तू बोलो सोए मारे आंगने। तो इस वक्त हम डेजर्ट नेशनल पार्क के इलाके में चल रहे हैं। मतलब ये पूरी जो टेरिटरी है ये डेजर्ट नेशनल पार्क की है। आपको अचंभा होगा ये जो हम बात कर रहे हैं अभी मूलभूत सुविधाओं की, बेसिक नेसेसिटीज़ की, कि जब इतनी एडवर्सिटीज़ हैं कि पानी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है या स्कूल्स नहीं है, 10-10, 12-12 गांव के बीच में एक छोटा स्कूल, लेकिन सड़क तो इतनी अच्छी बनी हुई है। तो इसका एक स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर वो 2 बड़े ज़िले जो बॉर्डर के पास हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो स्ट्रेटेजिकली ये रोड्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका मेंटेनेंस भी होता रहता है। अच्छा, ये जो जैसे बीच में एक घर बने हुए हैं, हाँ, इनका क्या है? ये तो खेतों में है, इनके ट्यूबवेल वगैरह। अब ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे तो बिल्कुल मतलब ना ही तो पानी है मीठा, हाँ, और ना ही आगे कोई मूलभूत सुविधा है। अच्छा, ये रोड जो है वो इधर रह गई। ये रोड जैसलमेर जाती है, जैसलमेर को कनेक्ट करती है। तो वो जो मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात कर रही थी वो रोड है। अब लेफ्ट साइड इंटीरियर में जाएंगे, किसी गांव जा रहे हैं। यहाँ पे लोग बसे हुए हैं ना, तो हाँ, उनकी आबादी नहीं है, वो ऐसे ही बैठे हैं, इनको कभी भी हटा सकते हैं। DNP डेजर्ट नेशनल पार्क, ये जो पार्क है ना बाकी के हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं ना उससे अलग है। तो इस डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि जो टेरिटरी में एक लैंड तो ऐसा है जो रेवेन्यू लैंड है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और एक है प्रोटेक्टेड लैंड यानी कि फॉरेस्ट लैंड, जो आपका नेशनल पार्क का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हुआ वो अलग है। लेकिन जो रेवेन्यू लैंड की मैं बात कर रही हूँ उस पर
स्ट्रिक्टनेस की अगर बात करें, यानी कि बहुत ही कड़े नियम जो हैं वो फॉरेस्ट लॉज की तरह ही लागू होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक एक ईंट या बहुत बेसिक सी चीज़ें करने के लिए ना बड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी कि नियम जो है वो सख्ती जो है वो पूरी फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्शन वाली जो है वो लागू होती है, लेकिन असल में वो रेवेन्यू लैंड है और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कभी भी उनको वहाँ से हटा सकती है। यहाँ जो लोग हैं उनकी समस्या ये है कि जब इसी जगह पे, इसी डीएनपी के अंदर रेवेन्यू लैंड पे हमारे लिए रहने के लिए इतने सख्त कानून हैं, तो उसी जगह पे सोलार पैनल्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब इतना ही आसानी से डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो लोगों के लिए इतनी सख्ती क्यों? थार मरुस्थल में बना डेजर्ट नेशनल पार्क यानी डीएनपी लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इनमें करीब 1900 वर्ग किलोमीटर हिस्सा जैसलमेर और 1262 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाड़मेर जिले में आता है। ये इलाका भारत के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ साल भर में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस अनोखे डेजर्ट इकोसिस्टम और यहाँ रहने वाले वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क को 1980 में ऑफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था। खम्बा गणिसा, मैं बैठ सकती हूँ इस पे बात करने के लिए आपसे? कहाँ से आ रहे हो? मायाणी से। मायाणी, इधर ही जो टाणी है पीछे। और जा कहाँ रहे हो? बंदड़ा। बंदड़ा, वहाँ घर है? ना, सासरा। आपका? अपने ससुराल जा रहे हो? उनका मायका है? अच्छा, अरे वाह। तो यहाँ पे ऊंट से आना जाना होता है? 25 किलोमीटर आना जाना है। 25 किलोमीटर? कितनी देर पहले चले थे? वो आया था 5 बजे निकला। 5 बजे? 5 से 6, 2 घंटे होने वाले हैं। 2 घंटे का रास्ता। अभी वहाँ पहुँचने में कितना लगेगा? और हमें कई टाइम हो, अभी हो रहे हैं 6:50। हमें आधे घंटे रास्ता है। आधा घंटा और लगेगा, मतलब 2.5 घंटा लगेगा। हाँ। 25 किलोमीटर का। ढाणी में क्या क्या परेशानी है? ढाणे में परेशानी तो सब है, जैसे लाइट है नहीं, पानी है नहीं। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है, रास्ता है नहीं। हाँ। कच्चो रास्ता है, पानी बेरियां भरे आऊँ तो तड़ा बोलता तड़ा। हाँ हाँ। उसमें वहाँ से आप भर के लाती हो? ऊँट गाड़े से। ऊँट से? और फिर गुजारा कैसे होता है, मतलब रोजी रोटी? रोजी रोटी कमाई कर। किस काम से? खेती बाड़ी है खेती? कितनी? खेती बाड़ी है, जो ग्वार है, बाजरा है, गेहूं। अच्छा, ये उधर हो जाती है? हाँ बस। अच्छा। जो कम ठेगी मजदूरी है। और बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ। कितना दूर है स्कूल? स्कूल का यहाँ 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। 5वीं तक होगा? साल भर में कितना पैसा बच जाता है? साल अपने खेती बाड़ी रही है, मजदूरी लाख रुपया कमाऊँ। हाँ। 4 महीना। 4 महीने में लाख रुपया। लाख रुपए फसल रही। फसल दे देती है? अच्छा। फिर वो पूरे साल उसी से काम करना पड़ता है। बारिश के समय पे होती होगी। रेगिस्तान का जहाज, ऊँट, इसके अलावा उनके पास कम्यूट करने के लिए कोई साधन नहीं है। ये जायज़ बात है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें बफर, ट्रांजिशन और ऐसे कोर जो इलाका होता है, तो जो कोर एरिया होता है उसमें नहीं हो पाती चीज़ें, ये सबको समझ में आता है। लेकिन डीएनपी में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ उनको ये सुविधाएं भी नहीं है। टाटा। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जो बीच रेगिस्तान में जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए पानी भर के बना दी जाती है। यहाँ पे मैंने स्पॉट किया है रेड हेडेड वल्चर। इस पेड़ पे जो आप ऊपर देख रहे हैं, लाल सिर वाला गिद्ध है वो। पहले तो वल्चर्स पूरे इंडिया में ऑलरेडी एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। उसमें से भी ये बहुत ही रेयर साइट है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर की जो ज़मीन है उसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं। ये जो रेत आप देख रहे हैं इसमें खुद सिलिका का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कई केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। ये वही रेत है जो कांच को तराशने में काम आती है और सीमेंट फैक्ट्री में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है।
थार रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े मिनरल और एनर्जी हब्स में से एक है। बाड़मेर आज देश का सबसे बड़ा ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन जोन है। अभी के समय बाड़मेर बेसिन से लगभग 80,000 बैरल प्रतिदिन यानी रोजाना कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। इन ऑयल फील्ड्स ने राजस्थान सरकार को करीब 33,500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी दी है। राजस्थान सीमेंट प्रोडक्शन में देश के पहले नंबर पर है। हाई क्वालिटी वाला SMS ग्रेड लाइमस्टोन जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान का 50% से ज्यादा हिस्सा केवल जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में आता है और यही इलाके आज भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपिटल बनते जा रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जिस जमीन से देश को ऑयल, मिनरल्स और एनर्जी मिलती है, वहाँ कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, जहाँ साइंस और इनोवेशन पीने का मीठा पानी तक नहीं पहुँचा पाई है। मेरे पैर में मुझे 1-2 किलो भारी लग रहे हैं। कुछ ही दूरी पर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और जो बॉर्डर का जो नियर बाय गांव होगा, हम वहाँ चल के देखेंगे कि ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जहाँ पे लोग भी बसे हुए हैं और जो इतना निर्जन इलाका है, वहाँ पे ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे बसर करते हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं। तो सीमावर्ती गांवों में पानी और जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसको देखते हुए अभी हम रास्ते में इस जगह पे रुके हैं। ये सदद का पार खुर्द करके गांव का नाम है और जो हिंदुस्तान का जो पहला गांव यानी जो कुछ समय पहले आखिरी गांव का दर्जा जिन गांव को मिला होता था, वो पहले गांव हो गए हैं। तो यहाँ सुंदरा जो पहला गांव है बॉर्डर के पास, वहाँ से और अंदर की तरफ जब हम और रूरल में जा रहे हैं तो एक ऐसी जगह ये पूरा वीराना है जहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं अलग अलग। आप अगर देख पा रहे होंगे जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर बाद लोग यहाँ पे पानी लेने आएंगे। तो जिन गाँवों में अभी जल जीवन मिशन वाला सुंदरा तक पहुँच गया है, सुंदरा से आगे 1-2 गाँव में और पहुँच गया है, तो जिन गाँवों में अभी नहीं पहुँचा है वहाँ पे लोग अब भी इस तरीके से बेरियों से पानी लेते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं, बाकी पैसों का डलवाते हैं। आगे द्राबा है ना, द्राबा से टंकियों से ट्रैक्टर का पानी पीता। टैंकर वाला जो आता है, टैंकर वाला 1200 रुपये एक टंकी का लेता है। 1200 रुपये एक टैंकर के। कितने दिन चलता है? चलता है 4-5 दिन चलता है। लाओ मैं खींच के देखूं। मैडम ध्यान रखे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाऊंगी? नहीं कुछ नहीं होगा। तो आप खाली खींचना। अरे मैंने कुएं से खूब पानी निकाला है, आप शहर की मत समझो मुझे। हाँ इधर दो इसे। अच्छा खासा भारी है लेकिन आधा आया है, पूरा भरा नहीं है। इनका कहना है कि आपने थोड़ा पानी इसमें भरा है, पूरा नहीं भरा गया। तो पूरा भरेगा तो निकलता ही नहीं आपसे। पूरा भरा हुआ है, पूरा नहीं आएगा। देखो अब आप, पूरा नहीं आया, आधे से ज्यादा। आधे थोड़ा ज्यादा। अब यहाँ इस पे भरने का मतलब क्या है? ये बकरियाँ वगैरह कोई पशु वगैरह पानी पी के चला जाता है। यहाँ लोग गाय वगैरह उनको पानी भी तो पिलाते हैं ना। हाँ ये पानी मीठा है, इसमें वो होती है, ओके रही को नहीं डोगरा साफ है ये। अच्छा पानी। ओ अरे पियो तो एकदम मीठा पानी। हमने तो मैं पूरी उम्र निकाल दिया हमारे गुरु से ने तो। मीठा और स्वाद ही अलग होगा मैम पानी का, बहुत मीठा होता है। और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको रेगिस्तान में जगह जगह पर दिख जाएंगे। एक यहाँ है, एक वो है जो रेत के टीले से पूरा ढक चुका है, क्योंकि ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये शिफ्ट होते रहते हैं, हवा चलती है। और एक टीला अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आधे घंटे बाद आपको ये प्लेन दिखे और टीला कहीं और पहुँच जाए। तो ये स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये है बारिश का पानी सहेजने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। ये पत्थर इस वक्त अभी लगा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है और प्लस बारिश का मौसम नहीं है। ये देखिए, ये है टैंक यानी टांका इसके नीचे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्लोप ना डाउनवर्ड्स है, मतलब इस तरफ है।
तो जब बारिश पड़ेगी तो ये सारा पानी इस तरीके के यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं कि टैंक के अंदर चला जाए। इसको अभी पत्थर से ढका हुआ है। ऐसे ही सर्कुलर 3-4 इन्होंने ऐसे होल्स यहाँ पर बनाए हुए होंगे जिससे पानी अंदर चला जाए। तो सारा जब बारिश पड़ेगी तो ये सारा पानी ऐसे ढलान से नीचे आएगा और इवेंचुअली इसमें इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद इस मौसम में अभी इसके अंदर पानी होगा जिसको वो यहाँ से निकालेंगे। तो ये पानी जो है जब बारिश नहीं होगी, जब बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम होगा, पीक समर्स होंगी, तो ये पूरा हार्वेस्ट किया हुआ पानी बारिश का लोग अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिखना है मुआ पुराने के ज्यादा। बताओ नाम का ही है? नाम बीक सिंह। बाड़मेर गए हो कभी? बाड़मेर गया है। उम्र क्या होगी? उम्र हुई भी हमें 70 साल। 70 साल। नहीं। दिल्ली ना देखी? दिल्ली की एक दिल्ली अब्बा बाड़मेर को देखी की देखा। जोधपुर भी उन्होंने तब देखा जब वो बीमार हो गए थे, तब अस्पताल गए। कितने गया इतने मवेशी में बस मवेशियों में हमारे हमें पानी है वो नहीं, सभी तो कोई है वो नहीं, बैठा हुए थे। मतलब कह रहे हैं कि मवेशियों में ही जिंदगी निकल गई। हाँ, निकल गया। और बाड़मेर तक भी जो जिला है जो इस इलाके का, वहां तक गया कुछ नहीं गए। तो जब ज़्यादा पानी निकालना होता है, यानी जब पशुओं को भी पिलाना है, तो कुछ बेरियों के पास इस तरीके से हौदी बनी रहती है। पानी जितनी गहराई पे, रस्सी उतनी लंबी और ऊँट को उतना ही दूर जाना पड़ेगा। अब ये ऊँट खींच रहा है पानी को, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इसमें से निकलेगा। मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो आप इसका साइज़ देखिएगा। उसमें एक बार में 35-40 लीटर पानी, ये देखिए, ये दम लगानी पड़ेगी। एक बार में इतना पानी आता है। क्योंकि ये इतना भारी होता है तो 2 लोग तो इसको यहाँ से बाहर निकालने में लगते हैं और 1 ऊँट लगता है पूरा इसको खींचने में। और ये भी जुगाड़ किया हुआ है ताकि रस्सी आसानी से ऐसे रोल हो सके इस पर और कम दम लगानी पड़े। तो ये कुछ हैक्स हैं पानी खींचने के। ये देखिए, ये ट्यूब से बनाया हुआ है, ये उसको सिल के, और इसमें भर के पानी आता है। और इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा कितना गहरा है पानी। बाप रे! हमारे घरों में जब हमें एक दिन पानी ना आए, एक दिन पानी नहीं आता तो हम कैसे एकदम पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि इतना इनकन्वीनियंस हो रहा है, पानी नहीं है, शिकायतों के दौर शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये शिकायत करें भी तो किससे करें? इन्हें रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी निकालना है, ऐसा हिसाब किताब है। बना पानी लेने आए हो नहर से? नहर से पानी लाने। अच्छा, पीने का पानी? ये पीने का है? पीने का। और लेके कहाँ जाओगे फिर टाइम? गांव में जाए। कौन सा गांव है? भोजवार की ढाणी। कौन सा? भोजवार की ढाणी। अच्छा, भोजवार की ढाणी। भोजवार की ढाणी, रामगढ़। अच्छा, रामगढ़। इसी पानी को पीते हैं लोग? इसी पानी को लोग पीते हैं। क्या करें, कहाँ जाए? साफ है ये पानी? साफ नहीं तो देख लो आप, कितनी क्या करें, कहाँ जाए? ये इंदिरा गांधी कैनाल है जो यहाँ से गुजर रही है। 1950s के शुरुआती सालों में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था, लेकिन ये पार्शियली शुरू हुई थी 1963 के अराउंड। अब इससे राजस्थान के जो 7 ज़िले हैं वो कवर होते हैं, मतलब उन तक पानी पहुंचाया जाता है। और इसी की वजह से आज बहुत सारे इलाके में फसल हो पाती है, मतलब क्योंकि सिंचाई अगर मिल रही है, इरिगेशन हो पा रहा है, तो फसल भी शुरू हो गई। ये जो पानी है ना, ये इरिगेशन के लिए तो सही है, मतलब आप खेतों की सिंचाई तो इससे कर सकते हैं, पर देखने में भी मैं इसे अभी ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है या नहीं।
इस पानी को ऐसे टैंकर से भर के गांव में पहुंचाया जाता है। अब आप देख लो कि मटमैला है। ये रिपोर्ट अब तक की सबसे ज्यादा रॉ रिपोर्ट होगी जस्ट की। ताजे का कलियो माजे मामलियो माजे मामली बोला आवाज रखे अच्छा तो राज रखे बोला आवाज रखे अच्छा तो एक राज बार देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, रेत कितनी गर्म है। ओह, देखें इसका टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। (63.8 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। तो हाईवे हमने छोड़ के, क्योंकि हाईवे से तो आप कहीं तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो रूरल है, जो इंटेंसिटी है ना, वो आपको अंदर वाले इलाकों में मिलती है। तो हमने एक रास्ता जा रहा था लेफ़्ट में, वहाँ से हमने रास्ता पूछ करके हमने एक कट लिया है। और ऐसी जगहों पे आने के लिए लोकल हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सामने आपको दिख रहा है, ये गिरदुवाला गांव है। यहाँ पे हम रुकेंगे, लोगों से बात करके देखेंगे, समझेंगे। तो मेरे चारों तरफ ना तूफ़ान आ चुका है रेत का। अब आप आगे देखो, एक जो चीज़ मुझे दिख रही है, गाय के सींग दिख रहे थे। ये देखो, ये रेत आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही होगी सतह के बिल्कुल ऊपर। मुझे उसकी वेव्स भी दिखाई दे रही हैं। अब मुझे बाहर निकलना है। मैं बहुत सारी यहाँ से पूरा ना स्किन बर्न हो गई है इधर से। ये पूरा दिख रही है इधर नाक के पास। यहाँ अभी 10 मिनट के लिए मैं बाहर थी, लेकिन एकदम से सनस्क्रीन लगा के भी बाहर नहीं निकल सकती। चेहरा ढक लेना चाहिए। मैंने अभी आपसे बस बात ही की थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा मतलब जीना, मरुस्थल इसीलिए कहते हैं ना, निर्जन, जहाँ पे कुछ भी ना हो सके, मरुस्थल। तो यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। और जो इससे हार जाता है वो बस, कितनी सारी हड्डियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्केलेटन पूरा ये, और वो शायद अभी कुछ ही दिन हुए हैं शायद, क्योंकि उसकी जो चमड़ी है वो पूरी गली नहीं है। मुझे सींग भी दिखाई दे रहे हैं। बाप रे। गाय है। ये है सबसे ज़्यादा जो ब्रूटल पिक्चर मैं कहूँगी, जो ब्रूटल रियलिटी है ना इस डेज़र्ट की, वो ये है। हॉटेस्ट एंड द मोस्ट ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। मतलब मैं शायद शब्दों में नहीं बता पाऊँगी कि अभी मुझे यहाँ खड़े होके कैसा फ़ील हो रहा है, लेकिन जो सरवाइव नहीं कर पाते वो नहीं कर पाते। ये देखो पूरा चेहरा। अब इस स्किन को रिवाइव करने में कितने दिन लगेंगे पता नहीं, बट ये पूरा इधर से जला जला महसूस हो रहा है यहाँ पे कि जलन हो रही है। बाप रे, ये मेटल ईयरिंग्स हैं, अभी मेरे गाल पे लगा, इतनी तेज़ गर्म हो चुका है ये। गानों में, कहानियों में जब तन्हाई का जिक्र होता है ना, तब सहरा की बात होती है। सहरा यानी रेगिस्तान, मरुस्थल। और वो बात क्यों होती है वो आप ये तस्वीर मेरे पीछे देख के समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कैमरा 360 डिग्रीज घुमा दूँ ना, तो आपको वही तन्हाई, वो निर्जन पूरी ज़मीन दिखाई देगी। आप लोग रह कैसे लेते हो इतनी गर्मी में? इधर रहते इस गर्मी। कैसे रह लेते हो? क्या करें,
तो गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो वो बताओ। कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगाते आप? वो दिल्ली और बम्बई वाले लोग, शहरों वाले लोग जो हैं, वो हम यहाँ पर नहीं लगाते। शहरों वाले लोग क्रीम लगाते हैं सूरज से नहीं। बचने के लिए। कुछ नहीं लगाते, ये रहता है, उड़ता है आँखें पर। अच्छा, यही सनस्क्रीन है? हाँ, रेत उड़ के मुंह पे चिपकेगी और सूरज से बचा लेगी। बचा ली। थोड़ी सी रेत ले चलते हैं, डेजर्ट सैंड डब्बे में भर के बेचूंगी। दिस इज़ द रियल सनस्क्रीन। कि मैंने SPF 50, 70 लगा रखा है, अभी 70 प्लस। हाथ की हालत देख लो आप मेरे, ये जल चुका है, ये मेरा हाथ नहीं है। यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हो ना कि ये पूरा जो हर्ड है, कम से कम होंगी इसमें 1000 से ज़्यादा बकरियाँ, और कई जगह कुछ भेड़ भी, गाय भी हैं, ऊँट भी हैं। तो यही है सबसे जो मेन जो साधन है, ज़रिया है, वो ये है पशुपालन। अब ये सुबह निकल जाते हैं, बकरियां आराम से चरती हैं इधर उधर, शाम को वापस अपने बाड़े में आ जाती हैं। अब दूध बेचना हो या फिर इनको बेचना हो, उससे जीविका चलती है। और खेती तो नहीं होगी सा इधर? नहीं, खेती नहीं। नहीं? तो फिर रोजी रोटी का जो ज़रिया है वो क्या है? यही बकरी, यही है, भेड़ बकरी है, गाय भेड़ बकरी। तो इससे पैसा कैसे मिलता होगा बेच के? इसको आती है, कोई बार आते हैं व्यापारी। हाँ, ये आते हैं व्यापारी यहाँ? हाँ, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर घर के, मतलब मिट्टी का घर, कच्चा, गोबर और मिट्टी मिला के लीपा हुआ। इनका लॉजिक और मतलब इन घरों का वो ये है कि ये सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जितनी गर्मी मुझे बाहर लग रही थी और मेरे लिए वहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो रहा था, यहाँ मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे इसके अंदर बैठ के ये लग ही नहीं रहा कि मैं रेगिस्तान में हूँ। और यही है एक सर्वाइवल हैक। हालांकि अब जो बहुत सारे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं, वो पक्के बन रहे हैं। येलो सैंडस्टोन यहाँ पर बहुत होता है, तो वो सारा स्ट्रक्चर येलो सैंडस्टोन का बन रहा है। वो भी बहुत मोटा पत्थर होता है, तो उसकी चादर भी बहुत मोटी होती है जिससे वो ठंडा रह सके। मैं आंगन में खड़ी हुई हूँ, घर के आंगन में। इस तरफ एक कमरा है, उस तरफ एक कमरा है, ये है वो नहाने के लिए है, ये रसोई है। हमने जो मतलब हम थियरीज पढ़ते हैं ना मिनिमलिज्म के, कम से कम कितने में गुजारा हो सकता है, असल में यहाँ पर वो लागू होती है। मतलब अंदर मैंने देखा कि केवल चारपाई पड़ी हुई है सोने के लिए। ये रसोई है, इसमें खाने पीने का सामान, इसमें स्टॉक जो भी उनका इकट्ठा किया हुआ, ये आंगन। तो हमारे जो घर हैं या फिर हमने जैसी चीज़ें बना ली हैं ना, उनके हिसाब से तो सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। असल में पल की खबर नहीं है, तो आप जितना कम रखेंगे उतना बेहतर होता है। प्लेन्स में बड़ी खिड़कियां होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आए, लेकिन ये रेगिस्तान है, यहाँ धूल उड़ती रहती है, तो खिड़की सिर्फ इतनी सी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए कि हवा पास होती रहे और ये जो मिट्टी का घर है ये ठंडा बना रहे। खम्मा गणिसा, इन वाले घरों की बात कर रही थी मैं, जो ठंडे रहते हैं। बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जैसे ये है, इतना जो है मिट्टी की दीवार, ऊपर ये खीप का पूरा ये इन्होंने झोंपा बनाया हुआ है। और ये खिड़की खुला में कुत्ता बड़ा दिन दाढ़ी करूंगी। अच्छा, कुत्ता आ जाता है इसलिए बंद कर रखी है। ये खिड़की खुल जाती है, तो ये खिड़कियां नीचे इसीलिए हैं, साइंस है इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम है, साइंस इसमें ये है कि खिड़की नीचे होगी तो ठंडी हवा जो है वो नीचे आएगी, यानी गर्म हवा जो है वो हल्की होके हमेशा ऊपर उठती है, नीचे ठंडी हवा होती है। तो ये घर और इनमें जो बनी हुई नीचे जो खिड़कियां हैं, यहाँ से ठंडी हवा ही अंदर आती है।
ये फ्रिज है? हाँ फ्रिज सियार कमरे में ये मैंने दही दूध राही में रखे दुब दिया। अच्छा, दही दूध जमाने के लिए। और ये मिट्टी की है? हाँ मिट्टी की। पूरी। ये तो पानी पका ठंडा रहा पानी में तो कपड़े भिनो रखा पीने वास्ते। अच्छा। हाँ गर्मी है तो ऊपर से कपड़ा बांध के ठंडा रहता है ना ऐसे? ठंडा रह जा। एक बात बताओ, यहाँ लाइट नहीं आई ना अभी तक? लाइट भाई घर में नहीं आई है, ट्यूबवेल लगा है। अभी खंबा भी लगा है? खंबा लगा है, लाइट घर में नहीं देनी। नहीं अभी तक, मतलब पूरी जिंदगी में? जिंदगी लाइट डिटी है को नहीं। घरटिया पीसा लाइट चंकी है को नहीं, इंजन वाली चंकी है 5 रुपया के ले रहा। पानी है तो नलका आया नहीं, खारो पानी है ट्यूबवेल में आयो है, घण बंद पिया से आप पिया तो बेरी पानी 1000 रुपया दाबे में वाला टैंकर आता है 1000 रुपए में, यहाँ तक 1000-1200 रुपए में तब पानी यहाँ पे आता है। वो भी अब जब टैंकर की सुविधा हो गई है। जब टैंकर नहीं था तब कैसे करते थे? ना बेरियां खूणे खूणे हथाम कटे कटे बेरी से, हाथों से। हथाम कटे। कितनी दूर है बेरी? बेरे है बड़े नेड़े सामने घर के जो। बेटा पानी वो दूर है, खारे पानी नेड़े। तो ये लोगों के जो मैंने आपको बताया ना कि इतने समय से, जब ये तो अभी की हम बात कर रहे हैं, बिजली पानी की बात हम अब कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ कुछ ही नहीं था, केवल जंगल था, बंजर था सब कुछ, तब लोग कैसे रहते थे? तो ये हैक थे उनकी लाइफ के कि मिट्टी की मोटी दीवार, नीचे खिड़कियाँ, ताकि रेगिस्तान में सरवाइव कर सकें। रेगिस्तान ने जो घास दी उन्होंने उससे छप्पर बनाया, रेगिस्तान में जो पेड़ उगे उन्होंने उन छप्परों को सहारा दिया। यहाँ की रेतीली मिट्टी में जो पशु उन्होंने पाले उसका गोबर मिला के उन्होंने इनकी लिपाई की, छोटी खिड़कियाँ लगाईं और ये छोटे दरवाजे बनाए। इसी में इस तरह की व्यवस्थाएं की ताकि वो अपना रोज़ाना का गुजारा कर सकें। इस तरीके से इतने मजबूत लोग यहाँ अब तक टिके रहे हैं उस रेगिस्तान में जो इतना निर्मम है कि वो किसी को बख्शता नहीं है। FM टीवी लाइट पकड़ी बीन से क्या लगा लाइट को ये में चांदन हुआ थोड़ो रात भर तो हुआ चांदन हुआ गर्मी में। अच्छा। बीजो को पंखा नहीं, को कूलर नहीं, को लाइट नहीं पकड़ काम जाऊँ। पानी वो मोल लाइट आई हुई दूर है पर घर भी नहीं को पानी है खारो इतनी वहाँ 200 रुपया लेटिंग करना रखा कर पर नहरा नलके लगा रहे हैं पानी मिठो नहीं आई उधर बेटा पानी का सको खारो पानी धन 10 रुपया से आप। अरे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो मैं यहाँ इतनी दूर दिल्ली से जब मैं चली थी तो मुझे ये तो पता था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अभी तक अपनी आदर्श स्थिति में नहीं होगा। और जब यहाँ बैठ के जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ और समझ रही हूँ खुद से भी चीज़ें, तो आप देखिए जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं क्या है, पानी होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 चीज़ें तो एकदम ऐसी हैं जो हर जगह हम उम्मीद करते हैं कि होनी ही चाहिए। और ये आपका संविधान कहता है, ये सरकारों का दायित्व है कि वो अपने देश के नागरिकों को ये सब मुहैया करवाएं। स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपको 70-80 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाना पड़ेगा। उसके अलावा स्कूल जो 4 किलोमीटर दूर है, उसके अलावा पानी की स्थिति जो लोगों रास्ते में जो हमने आपको दिखाया, जो बेरियाँ बनी हुई है, मीठा पानी इनमें आता है, जो उनके घर के बाहर लगी हुई है उसमें खारा पानी आता है। बिजली के खंभे, अब उठी जाती हूँ, बिजली के खंभे देख लीजिए, ये अभी यहाँ पे पोल्स जो हैं वो लग गए हैं, लेकिन तार अभी तक बिजली का पहुँचा नहीं है। करंट अगर मैं कहूँगी ना, वो करंट नहीं दौड़ रहा है अभी तक, तार नहीं है। उस करंट को मैं गवर्नेंस विल से भी जोड़ूंगी। वो करंट जिसकी कमी हमारे गवर्नेंस में होती है, सरकारों में होती है, प्रशासन में होती है, जब उसकी कमी होती है ना, तो ऐसे खंबे पहले तो बहुत देर से पहुंचते हैं। गनीमत है कि ये पोल्स यहाँ पर अब पहुंच गए हैं। आज़ादी के 75 साल बाद यहाँ पे अब पहुँचे हैं ये पोल्स, लेकिन तार अभी भी इन पे नहीं पहुँचे हैं। उसमें कितना वक्त लगेगा नहीं पता। तो ये बात बोलते बोलते यहाँ से जब मैं निकल रही थी, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इक्विपमेंट्स की बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही है। माइक हमारे डेड हो चुके हैं, कैमरा पता नहीं कितनी देर तक अभी चलेगा। तो मैं ये ऑडियो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने, कि जब चाहे वो, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का बॉर्डर हो, चाहे वो कोई ट्राई जंक्शन हो जहाँ पर गवर्नेंस का सबसे ज़्यादा डेफिसिट देखा जाता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं वो फेल हो जाते हैं, अपनी स्कीम्स को पेनिट्रेट करने में फेल हो जाते हैं, या फिर इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है उन बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते, तब ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। मैं दोबारा से उस रिपोर्ट का जिक्र करूँगी जो मैंने अलीराजपुर और झाबुआ से की थी, मध्य प्रदेश, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची थी। कुछ सोलार पैनल्स थे और वो
तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कौन से ज़माने की तस्वीर देख रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो अब तक ज़िंदा हैं उन हालातों में और जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। पीछे एक जो हैवी वायर्स वाली जो लाइन है वो ट्यूबवेल वाली लाइन है, ये भी अब जाकर के यहाँ पहुँचा है। जो ये शिव विधानसभा जो लगती है, रविंद्र सिंह भाटी यहाँ के विधायक हैं। कोई भी एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो अपने इलाके के लिए सोचता है तो ऐसी तस्वीरें बदलती हैं। जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची थी, ये अब शक्ल सूरत इसकी बदल रही है और यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें अब आ रही हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा गाँव, सीमावर्ती गाँव, दूर दराज का गाँव, जहाँ पानी के नाम पर खारा पानी और बिजली के नाम पर कोई रोशनी नहीं। जब वो अपने घर के अंदर इस बात को एक्सप्लेन कर रही थी तब उन्होंने बोला कि एक बैटरी है जिससे चांदना तो हो जाता है, यानी थोड़ी रोशनी हो जाती है, लेकिन बिजली नहीं है। अब इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी इन ढाणियों में बिता चुके हैं, जिन्हें अपने ज़िले का नाम भी नहीं पता, वो बाड़मेर तक नहीं गए, वो जैसलमेर तक नहीं गए, दिल्ली की तो खैर बात दूर है, उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दिया है। इन रिपोर्ट्स को स्टूडियो में बैठकर पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इन तक चल के आना पड़ता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम देश के उन कोनों तक पहुँचें जहाँ कोई नहीं पहुँचता। हम आखिरी गांव, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें और उसकी बात को समझें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप तक पहुँचाएँ। तो जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ। केसरिया बालम हो जोड़ीरा बालम, आओ नी पधारो सा, आओ नी पधारो मारे देश रे, आओ नी पधारो मारे देश रे।